नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है समास। परीक्षा की दृष्टि से आपसे 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़िए। सबसे पहले इस पाठ में हम समास के बारे में जानेंगे कि समास कहते किसे हैं। उसके बाद हम समास के भेदों के बारे में जानेंगे और उनमें कौन कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जाती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यह सब जानने के बाद हम समास के भेदों में क्या अंतर है इसका अध्ययन भी इस ही वीडियो में करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। स्क्रीन पर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इन चित्रों के बारे में यदि आपको कुछ शब्द कहने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि पहले चित्र के लिए आप कहें कि यह चित्र राजा के पुत्र का है और दूसरे चित्र के बारे में यह कहें कि यह किसी 3 आंखों वाले व्यक्ति का चित्र है। किंतु क्या इसको और किसी सरल रूप से कहा जा सकता है? बिल्कुल, राजा के पुत्र को हम राजपुत्र कह सकते हैं और 3 आंखों वाले व्यक्ति को हम त्रिनेत्र कह सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, हमने उन पदों के समूह को सिर्फ एक पद से व्यक्त कर दिया। यही प्रक्रिया समास कहलाती है। इस प्रकार समास की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी अनेक पदों को मिलाकर एक पद बनाना ही समास कहलाता है। आइए अब हम इन परिभाषा में दिए गए कुछ शब्दों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पद। याद है आपको परिभाषा में पद शब्द का प्रयोग हुआ था। पद वास्तव में वे शब्द होते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग कर लिया जाता है। यदि कोई शब्द वाक्य में नहीं है तो उसे हम शब्द कहेंगे और वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो उसे पद कहेंगे। इस पूरे के पूरे पाठ में हम पद को 3 रूपों में देखेंगे। सबसे पहला पूर्व पद। आपको ध्यान है उदाहरण में 2 शब्दों का प्रयोग हुआ था। राजा का पुत्र, यानी पहला पद राजा था और दूसरा पुत्र। तो पहले पद को हम पूर्व पद कहेंगे और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहेंगे। अब प्रधान पद हम उस पद को कहेंगे जिसके आधार पर उस शब्द का अर्थ आएगा। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र ही देखिए। यहां पर किसके बारे में बताया जा रहा है? पुत्र के बारे में, कि वह राजा का है। तो अर्थात यहां पर उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान पद होगा क्योंकि उसी का अर्थ प्रधान है। विद्यार्थियों, जब इन पदों को आपस में मिलाकर एक पद बना दिया जाता है तो उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र मिलकर क्या बनता है? बिल्कुल सही, राजपुत्र। और राजपुत्र को हम समस्त पद कहते हैं। किंतु कभी कभी परीक्षा में हमें इसे अलग अलग लिखने के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम विग्रह कहते हैं। यानी राजा का पुत्र विग्रह है और राजपुत्र समस्त पद। इन सभी पदों को या इन सभी शब्दों को हम जब समास के भेदों का अध्ययन करेंगे तो और ठीक प्रकार समझते हुए चलेंगे। अब हम समास के भेदों का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, समास के 6 प्रमुख भेद होते हैं जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। आइए विद्यार्थियों, अब एक एक करके इन सभी भेदों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, अव्ययी भाव यानी अव्यय होगा। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होगा और वह अव्यय भी ही होगा। ठीक है, आइए उदाहरणों से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यथा शक्ति। इस समस्त पद में आप देखेंगे 2 प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति। यहां पर यथा जो है वह अव्यय है और पूर्व पद है और यही प्रधान पद भी है। इस प्रकार जो समस्त पद है वह भी अव्यय बन गया है। हम कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास में पहला शब्द यानी पूर्व पद अव्यय होगा और वही प्रधान होगा और उनसे मिलने वाले जो शब्द हैं वह भी अव्यय बन जाएंगे। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन। प्रतिदिन में विद्यार्थियों अव्यय कौन सा शब्द है? बिल्कुल सही, प्रति, और वही पूर्व पद भी है।
यहाँ पर आप अव्यय भाव की सभी विशेषताएं रेखांकित कर सकते हैं। आइए अब समास के अगले भेद का अध्ययन करते हैं, जो कि है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक विभक्तियां क्या होती हैं? विद्यार्थियों, आपने कारक का अध्ययन किया हुआ है, उसमें प्रयोग होने वाले चिन्ह कारक विभक्तियां कहलाती हैं। उसको ध्यान रखते हुए हम इस भेद का अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि इस समास में उत्तर पद प्रधान होगा और समस्त पद बनाते समय जितना भी वाक्यांश में कारक चिन्हों का प्रयोग है वह खत्म हो जाएगा, यानी कारक चिन्हों को हटा दिया जाएगा। दो विशेषताएं तत्पुरुष समास में होंगी। पहला होगा कि उत्तर पद यानी जो वाक्यांश है उसका अंतिम पद जो है वो प्रधान होगा, और दूसरी विशेषता यह होगी कि जब हम उसका समस्त पद बनाएंगे तो उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा, कारक चिन्ह हटा दिए जाएंगे। आइए उदाहरणों से इसे समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहां पर आप देखेंगे का जो है वह कारक चिन्ह है। इसमें कौन सा कारक है? इसमें संबंध कारक है, और जब हमने इससे समस्त पद बनाया है तो हमने कारक चिन्ह को हटा दिया है, और इस प्रकार हमें शब्द क्या प्राप्त हुआ है? राजपुत्र। राजपुत्र में आप देखेंगे उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि किसके बारे में बताया गया है कि वह राजा का है? वह पुत्र है जिसके बारे में राजा का संबंध बताया गया है। आइए अगले उदाहरण को देखते हैं। यहां पर देखिए, पाठशाला। पाठशाला का अर्थ है पाठ के लिए शाला। यहां पर आप देखेंगे के लिए जो है वह कारक चिन्ह है और वह पाठ का संबंध शाला से जोड़ रहा है। यहां पर आप देखेंगे जब हमने समस्त पद बनाया तो हमने कारक चिन्हों को हटा दिया। इस प्रकार तत्पुरुष समास में दो चीजों का ध्यान रखना है, उत्तर पद की प्रधानता और कारक चिन्हों का हटाना। विद्यार्थियों, समास का अगला भेद है कर्मधारय समास। इस समास की परिभाषा है कि जिस समास में विशेषण और विशेष्यिका तथा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी वस्तु विशेष की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वे शब्द होते हैं जो कुछ विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। इसी प्रकार जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण के आधार पर इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, महावीर। यहां पर देखिए वीर के बारे में बताया गया है कि वह महान है। यहां पर वीर की विशेषता है कि वह महान है। इस प्रकार यहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया गया है। यहां पर विशेष्य है वीर और विशेषण है महान। इसके बाद अगले उदाहरण में है मुख चंद्र। यहां पर उपमेय और उपमान का प्रयोग है। मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है, इसीलिए यहां पर मुख है उपमेय और चंद्र है उपमान। अगला समास है द्विगु समास। विद्यार्थियों, यह समास बहुत ही सरल है। इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक यानी संख्या के बारे में बताता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहां पर देखिए समस्त पद है त्रिभुवन। त्रि मतलब क्या होगा? तीन, और भुवन यानी क्या होगा? भवन। और इसका जो विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा? तीन भवन का समूह। यहां पर पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक, इसीलिए यहां पर द्विगु समास है। दूसरे उदाहरण को देखिए। दूसरा उदाहरण है चतुर्मुख। यहां पर आप देखेंगे चतुर यानी चार और मुख यानी मुंह। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चतुर्मुख यानी इसमें पूर्व पद जो है वह संख्यावाचक है और इसका विग्रह होगा चार मुखों का समूह अर्थात चतुर्मुख। इस प्रकार द्विगु समास में विशेषता यह है कि पूर्व पद जो है वह संख्यावाचक होगा। अगला समास देखते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, जिस समास में दोनों ही पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही अर्थ की दृष्टि से प्रधान होंगे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के लिए पिता पुत्र। यहां पर आप देखेंगे पिता पुत्र एक साथ प्रयोग हुआ है, तो पिता भी प्रधान है और पुत्र भी प्रधान है। यदि समस्त पद में से पिता हटा दिया जाए तो पुत्र सिर्फ पुत्र का ही अर्थ देगा, और यदि पुत्र को हटा दिया जाए तो पिता सिर्फ पिता का ही अर्थ देगा। तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा पिता और पुत्र, यानी दोनों एक दूसरे को
पूरा कर रहे हैं, पूरक हैं, अर्थात यहाँ पर द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। दूसरे उदाहरण को देखिए, पाप और पुण्य। पिता पुत्र की तरह पाप और पुण्य भी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे में अपने आप में स्वतंत्र भी हैं, और इसीलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है, क्योंकि दोनों ही पद अपने आप में प्रधान हैं। अगला भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समास है। इसकी परिभाषा यह होती है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ध्यानपूर्वक, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और अर्थ समस्त पद से भिन्न निकलता है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, लंबोदर, यहां पर ना तो लंब का अर्थ गणेश है और ना उदर का अर्थ गणेश है, और जो विग्रह है बड़ा हो पेट जिसका, किसका पेट बड़ा है, अर्थात भगवान गणेश का। तो यहां पर लंबोदर से अर्थ किसका है, गणेश का। तो ना तो यहां पर लंब ही प्रधान है और ना उदर ही प्रधान है, किंतु अर्थ जो है वो किसी और अर्थ में आ रहा है, किसी और संदर्भ में आ रहा है, इसीलिए यहां पर बहुव्रीहि समास है। अगला उदाहरण देखिए, पीतांबर। पीतांबर का अर्थ होता है, पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। अगर हम विग्रह करें तो इसका अर्थ होगा पीला वस्त्र, किंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि जो विग्रह है करने पर उसका अर्थ आ रहा है कृष्ण, यानी पीतांबर से अर्थ है कृष्ण। पर ना तो पीले का अर्थ ही कृष्ण है और ना अंबर का अर्थ ही कृष्ण है, किंतु जब इनको साथ मिलाया जा रहा है तो इसका अर्थ निकलता है कृष्ण। इस प्रकार न तो पूर्व पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, फिर भी समस्त पद जो है वह किसी अन्य अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। आइए विद्यार्थियों, अब हम इन समासों में अंतर स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले पीतांबर। पीतांबर को हम दो संदर्भों में देख सकते हैं। सबसे पहला, पीतांबर का अर्थ है पीला है जो वस्त्र, क्योंकि पीत का अर्थ होता है पीला और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। और दूसरा है पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण, यानी पीतांबर के दो अर्थ निकल रहे हैं। सबसे पहला पीला वस्त्र और दूसरा कृष्ण। इस प्रकार इसमें दो समास बताए जाएंगे। जब विग्रह होगा पीला वस्त्र, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वह पीला है, और विशेषता कर्मधारय समास में बताई जाती है। इसीलिए अगर विग्रह पद दिया गया है पीला वस्त्र, तो वहां पर पीतांबर का समास होगा कर्मधारय। जहां पर पीतांबर का विग्रह यह बताया गया है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि न तो पीले का अर्थ कृष्ण होता है और ना ही अंबर का अर्थ कृष्ण होता है। अब अगला उदाहरण देखते हैं, चतुर्मुख। चतुर्मुख का अर्थ होगा चार मुखों का समूह। वहीं चार मुख ब्रह्मा जी को भी कहते हैं, अर्थात चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। किंतु यहां पर पूर्व पद संख्यावाचक है, इसीलिए हम यहां पर द्विगु समास कहेंगे। किंतु इसमें तो बहुव्रीहि समास का भी गुण है, क्योंकि चतुर्मुख का अर्थ ब्रह्मा है। इस प्रकार यदि विग्रह में आपको कहा जाए कि चतुर्मुख का विग्रह यदि चार मुखों का समूह दिया जाए तो उस स्थिति में द्विगु समास होगा, और यदि चतुर्मुख का विग्रह आपको चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा, दिया जाए तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। यानी आपको ध्यानपूर्वक कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि समास को समझना है। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने समास के बारे में जाना कि समास कहते किसे हैं। हमने जाना कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं और उन भेदों को हमने समझा। इसके बाद हमने उनके भेदों के बारे में जाना कि कौन से भेद में कौन सा पद प्रधान होता है और किसमें कौन से नियम का प्रयोग होता है। फिर हमने उन समासों में अंतर स्पष्ट भी किया। हमने जाना कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर होता है और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होता है। विद्यार्थियों, आप ऐसे बहुत से समस्त पदों और विग्रह पदों पर प्रयास करके समास का निरंतर प्रयास करते रहिए। ध्यान रखिए कि परीक्षा में आपको 3 अंक के प्रश्न समास में से पूछे जाएंगे। मुझे आशा है आपको यह पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।